हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई मैं हूं तरसेम जटैन और आप हो इस टाइम पे जटैन क्लासेस में। तो चलिए भाई, हम नाइन्थ क्लास के लिए वीडियो लेक्चर ले आए हैं, जिसमें आज हम जो नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है मैटर इन आर सराउंडिंग्स, उसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूछे जा सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं भाई हम। और इससे ना आपका रिवीजन भी हो जाएगा मैटर इन आर सराउंडिंग्स का। तो भाई पहला तो क्वेश्चन यही है कि आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए ऐसी चीज़ों के जो मैटर नहीं है। तो कौन नहीं है मैटर? देखिए, हमारे पास जो वैक्यूम है वो मैटर नहीं होता। जैसे हमारी थिंकिंग है, जैसे थॉट्स हैं हमारे पास, वो मैटर नहीं होता। या जो फीलिंग्स हैं हमारे अंदर, हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, ये मैटर नहीं है। क्लियर है? फिर आगे आता है कि कितनी स्टेट्स हैं मैटर की हमारे पास। तो जनरली 3 स्टेट्स होती हैं। पहली है बच्चे हमारे पास सॉलिड, अगली है लिक्विड, और अगली क्या है? गैस। 2 और स्टेट है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। 2 और स्टेट में कौन सी आती है हमारे पास? प्लाज्मा, और एक आती है BEC, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन जनरली इन 3 की ही बात की जाती है। अच्छा, इन स्टेट्स ऑफ मैटर्स में से जो ये पहले वाली 2 स्टेट्स हैं, सॉलिड और लिक्विड, इनको जनरली कंडेंस्ड फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इनको? कंडेंस्ड फेज। कंडेंस्ड फेज का मतलब होता है जहां पर पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, उसको कंडेंस्ड फेज बोलते हैं। ठीक है। अब आगे इसी के यदि हम बात करें तो हमसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो जनरली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैटर के अंदर? उसकी जो मूवमेंट है या मोशन है, उसके कारण जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और सॉलिड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी और भी कम होती है, या बिल्कुल ना के बराबर होती है सॉलिड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पर देखिए। आपसे पूछ सकते हैं कि जो परफ्यूम की स्मेल है वो बहुत दूर तक चली जाती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि परफ्यूम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? इवेपोरेट। और इवेपोरेट होने से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चे, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बढ़ जाती है तो उनके अंदर मूवमेंट बढ़ेगी तो वो दूर तक चले जाएंगे, इसलिए हमें स्मेल का पता चल जाता है आसानी से। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर? दूर कहीं पर खाना पका रहा है कोई भी, या कुक कर रहा है फूड को, खाना बन रहा है कहीं पर स्वादिष्ट भोजन, तो हमें ना दूर बैठे पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब खाने को हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो पार्टिकल चलते चलते तो हमारे तक पहुंच जाते हैं, और हमें आसानी से पता चल जाता है कि कहीं पर स्वादिष्ट खाना बन रहा है। चलिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस और क्या हो सकते हैं हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जनरली पूछ सकते हैं कि इस रूम के अंदर किसी ने ना अगरबत्ती जलाई थी। क्या जलाई थी बच्चे? अगरबत्ती। लेकिन थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि अगरबत्ती जलाई थी या नहीं जलाई थी। क्यों? क्योंकि जो अगरबत्ती के अंदर जो धुआं निकलता है वो उसमें ना गैस होती है, वो गैस होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिससे काइनेटिक एनर्जी के कारण, मूवमेंट के कारण हमें आसानी से पता लग जाएगा। क्लियर है भाई कहानी? हाँ जी। फिर आता है यहां पर एक पॉइंट, गैस इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड अप्लाई प्रेशर। कि जो गैस है बच्चे वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और प्रेशर अप्लाई करती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? जैसे, ठीक, बड़े ध्यान से समझना है। आपसे पूछेंगे कि जो गुब्बारा है, बैलून है हमारे पास, बैलून, जब उसके अंदर हम हवा भरते हैं तो बलून एक्सपेंड क्यों हो जाता है? उसका साइज बड़ा क्यों हो जाता है? तो क्यों? क्योंकि इससे ये प्रूफ होता है कि जो गैसेज हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से वो बच्चे उस कंटेनर की दीवार पर अप्लाई, मतलब प्रेशर, वो अप्लाई करती हैं प्रेशर, और प्रेशर अप्लाई करने से वो धीरे धीरे बैलून ना एक्सपेंड करने लग जाता है। ठीक, बताइए, जो टायर्स वगैरह है, जो टायर्स वगैरह है, ये एक्सपेंड क्यों करते हैं हवा भरने पर? क्योंकि हवा के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो प्रेशर लगाती है। क्या लगाती है? प्रेशर। और प्रेशर लगाने से वो क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो गैसेज हैं, गैसेज वो किसी भी कंटेनर को फुली फिल कर देती हैं। क्यों है ऐसा?
किसी कंटेनर को वो पूरी तरह से क्यों भर देती है जिसमें उसको रखा जाता है। मान लीजिए इस कमरे में मैं गैस रखूंगा तो वो गैस ना इस पूरे कमरे में फैल जाएगी, ऐसा क्यों है? तो रीजन है कि गैसेज के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है बच्चे, ज़्यादा। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनके पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो वो उस कंटेनर को क्या कर देंगी, फुली फिल कर देंगी। बट जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनके अंदर ये जो काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है ये कम पाई जाती है, इसलिए जो गैसेज की काइनेटिक एनर्जी है उस पे से ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चे फिर जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में वो बनते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के इंटर कन्वर्जन वाले डायग्राम पे। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी बातें कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी करेंगे भाई। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना ये क्या कहलाता है बच्चे, मेल्टिंग। क्या कहलाता है, मेल्टिंग। ये ऐसा प्रोसेस है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो मेल्ट होता है। जो आइस है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। किसका, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखेंगे आप लोग। लिक्विड से गैस पे जाना बच्चे, लिक्विड से गैस पे जाने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है हमारे पास बच्चे या तो इवेपोरेशन बोलेंगे उसको, या फिर बोलेंगे बच्चे क्या, बॉइलिंग। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। अब सुनिए, जो बॉइलिंग है पानी की वो होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। पानी क्या करता है, बॉइल, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर है जो पानी का वो 100 डिग्री सेल्सियस है। फिर आता है क्या, सॉलिड से डायरेक्ट गैस पे जा सकते हैं, तो आंसर है हाँ भाई हाँ। सॉलिड से डायरेक्ट गैस पे जाने के प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन के एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं, जैसे हमारे पास कैम्फर होता है वो सब्लिमेशन शो करता है, अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेशन शो करता है, नेप्थलीन बोल है वो सब्लिमेशन शो करती है, मतलब वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। अब इनसे उल्टा चलते हैं, लिक्विड से गैस पे आना, सॉलिड पे आना भाई, लिक्विड से कहाँ पर आना, सॉलिड पे आना, ये क्या कहलाता है? तो सुनिए, लिक्विड से सॉलिड पे आना जनरली कहलाता है फ्रीजिंग। क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। और ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड फ्रीज होता है वो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कहलाता है। तो पानी का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये इंटरेस्टिंग है, पानी का बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, गैस से लिक्विड पे आना, गैस से लिक्विड पे आना, ये क्या कहलाता है बच्चे हमारे पास? तो सुनिए, गैस से लिक्विड पर जाना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। क्या कहलाएगा बच्चे, कंडेंसेशन। कहाँ पर देखा आपने कंडेंसेशन? आजकल सर्दियां हैं तो आप ऐसे फूंक मारोगे ना शीशे के ऊपर तो उसके ऊपर ना ऐसे पार्टिकल से डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है। अच्छा, गैस से डायरेक्ट सॉलिड पे आना, इस प्रोसेस को कई बुक डिपोजिशन भी लिखती हैं कि डिपॉजिट हो जाना, वो वापिस चिपक जाना, चिपक जाता है, या रीसब्लिमेशन भी बोल देती हैं। ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, यदि आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 जोड़ दो तो केल्विन के इक्वल आ जाएगा। ठीक, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो तो केल्विन बन जाएगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस के केल्विन बनाओ तो 0 डिग्री सेल्सियस में ना 273 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 273 केल्विन आ जाएगा। 5 डिग्री सेल्सियस के केल्विन बनाने हैं तो इसमें 273 जोड़ दो बच्चे, तो कितना केल्विन आ जाएगा, 278 केल्विन आ जाएगा। तो यदि सेल्सियस के केल्विन बनाने हैं तो 273 जोड़ दो, केल्विन के सेल्सियस बनाने हैं तो 273 माइनस कर दो। जैसे 573 केल्विन के सेल्सियस बनाने हैं तो 273 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पर, 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है कहानी भाई? तो चलिए भाई, अगला जो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है लेटेंट हीट। जनरली क्या होता है, हम सॉलिड को जब हीट करते हैं, जब तक वो पूरे का पूरा सॉलिड मेल्ट नहीं हो जाता तब तक वहां जो टेम्परेचर है बच्चे वो क्या रहता है, फिक्स कांस्टेंट रहता है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक, लेकिन जब वो एक बार लिक्विड बन जाएगा तब आप उसको हीट करोगे तो वो बच्चे लिक्विड ही रहेगा, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो बच्चे टेम्परेचर वो करता रहेगा कंटिन्यूसली इंक्रीज। लेकिन फिर जब वो लिक्विड से दोबारा गैस बनने लग जाएगा तब उस टाइम पे आप हीट करोगे
तो उस टाइम पे भी जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, फिक्स कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड बनते टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, लिक्विड से गैस बनते टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे जो हम हीट दे रहे हैं उस हीट का यूज सिर्फ स्टेट को चेंज करने में हो रहा है। तो ये जो हीट है ये कहलाती है लेटेंट हीट। तो दो तरह की लेटेंट हीट है हमारे पास, जहां सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन, ठीक है। और जहां लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है चीज तो वहां पर कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। तो जब जब लेटेंट हीट आएगी तब तब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्टेट चेंज होगी। और जब जब स्टेट चेंज नहीं होगी तब तब जो हीट आएगी वो लेटेंट हीट नहीं, वो सिंपल हीट होगी और उस टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आइस इज इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। अब बोलो भाई ये बर्फ है, ये बर्फ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये है पानी, इसका भी टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस, ये पानी है। तो यदि मैं टच करूंगा तो कौन ठंडा लगेगा ज्यादा? तो सुनो आंसर है आइस ज्यादा ठंडी लगेगी। क्यों? क्योंकि आइस को यदि मैं टच करूंगा तो वो मेरे हाथ में से ना क्या लेगी, लेटेंट हीट ले लेगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो बताओ उसने मेरे हाथ में से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और कौन सी हीट को एब्जॉर्ब किया उसने, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया। तो इसके कारण आइस ज्यादा ठंडी लगेगी कंपैरेटिवली पानी, ठीक है, अच्छी बात है भाई। स्टीम इज इफेक्टिव इन बर्निंग देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये पानी है बच्चे, लिक्विड वाटर, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये स्टीम है, इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो कौन ज्यादा जलाएगा, इसमें हाथ डालूं मैं पानी में और भाप में हाथ डालूं तो कौन से में हाथ जलेगा, भाप में ज्यादा जलेगा। क्यों? क्योंकि इस पानी को ये स्टीम बनाते टाइम लिक्विड को गैस बनाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये लिक्विड है और ये गैस है, तो इसमें एक और एक्स्ट्रा हीट ऐड होगी। वो कौन सी हीट ऐड होगी बच्चे, लेटेंट हीट। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं स्टीम के अंदर, स्टीम के अंदर पानी जितनी हीट तो है ही क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, प्लस में इस स्टीम के अंदर कौन भी प्रेजेंट है, लेटेंट हीट भी। तो बताइए स्टीम में एक्स्ट्रा हीट प्रेजेंट है या नहीं है? है। तो इसके कारण स्टीम ज्यादा जलाएगी हाथ को एज कंपेरेटिवली गर्म पानी। वी कैन पास आवर हैंड फ्रॉम एयर इजिली, नॉट फ्रॉम वॉल। यदि मैं मेरा हाथ है देखो ऐसे 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 काट डालेंगे, हवा में से आसानी से पास कर पा रहा हूं, लेकिन दीवार में से नहीं पास कर सकता। क्यों? क्योंकि हवा में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, स्पेस ज्यादा तो आसानी से हाथ पार हो रहे हैं, बट यहाँ पर स्पेस क्या है, कम, तो हाथ पार आर पार नहीं आ रहे, ठीक। डाइवर्स इजिली गो इनटू वाटर, जो डुबकी लगाने वाले वो पानी में डुबकी लगाते तो आसानी से अंदर चले जाते हैं। कैसे? क्योंकि पानी के बीच में, मोलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है और उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना वो क्या होती है, वीक। तो बोलिए ये जो डुबकी लगाने वाला है ये आसानी से पानी के अंदर डुबकी लगा लेगा, उस स्पेस को बढ़ा देगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगी और आसानी से कहाँ चला जाएगा, अंदर। क्लियर है भाई? हाँ जी सर। हाउ कैन लिक्विफाई अ गैस, हाउ कैन वी लिक्विफाई अ गैस, हम गैस को कैसे लिक्विड बना सकते हैं? तो सुनिए भाई, ये गैस है बच्चे, इस गैस को यदि लिक्विड बनाना है तो आप इसको, इसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर, और इसका जो टेम्परेचर है वो कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर घटाइए, प्रेशर बढ़ाइए, गैस को लिक्विड बनाइए आसानी से। क्लियर है? तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ पर दो तरह की गैस आती है, एक एलपीजी आती है जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और एक होती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब एक जयपुर में हादसा हुआ, वहां पर देखा एक सीएनजी का सिलेंडर, वो था टैंक था बड़ा सा, ठीक है, इस तरह से उसकी एक्सीडेंट हो गया और वो गैस फट गई, वहां से निकल गई बाहर उसके फटने से। तो वो गैस ना बहुत दूर दूर तक फैल गई और जहां जहां तक वो फैली थी वहां वहां तक आग लग गई। तो इससे ये पता चलता है कि जो गैस है वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है। मतलब इस कमरे में जो गैस है ना, यदि मैं इस कमरे को खोल दूंगा ना तो ये गैस बाहर भाग जाएगी। आप खुद सोच लो, घर पे यदि धुआं है, कहीं पर आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, तो वो धुआं पूरे आसमान में फैल जाता है क्योंकि गैसेस क्या करती हैं, एक्सपैंड करती है। चलिए, वाई डज टायर्स बर्स्ट, जो ये टायर वगैरह है गर्मियों में ये ना फट जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि बच्चे टायर्स के अंदर क्या होती है, गैस, और जब गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गैस के जो मोलिक्यूल है ना
उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये प्रेशर लगाते हैं दीवार के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, जिससे टायर आसानी से फट जाते हैं और पंक्चर भी हो जाते हैं आसानी से टायर। क्या भी हो जाते हैं, पंक्चर। तो सुनिए पंक्चर की ही बात कर लेते हैं। यदि किसी छोटे से पिन होल में से कोई गैस बाहर आ रही है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इफ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चे इस प्रोसेस को, इफ्यूजन। एक पिन होल में से गैस का बाहर निकल जाना क्या कहलाता है, इफ्यूजन। ठीक है, अच्छी बात है भाई। टेबल इज सॉलिड हाउ, आप एक मेज रखिए घर पे, आपके भी रखी होगी, यहाँ पर भी रखिए, इसको सॉलिड क्यों बोलोगे, क्योंकि इस मेज के अंदर सॉलिड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, इसमें रिजिडिटी है, कठोरता है, कंप्रेसिबल नहीं है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, कम, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, सॉलिड। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारे पास वो आ जाता है डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है, क्या आ जाता है बच्चे, डेंसिटी। देखिए डेंसिटी क्या होती है बच्चे, मास बाय वॉल्यूम। मतलब जहां पर वॉल्यूम है कम और मास है ज्यादा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे लकड़ी और लोहे में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है बच्चे, लोहे की डेंसिटी ज्यादा है। लकड़ी और रुई में से किसकी डेंसिटी ज्यादा बच्चे, लकड़ी की डेंसिटी ज्यादा है। रुई और हवा में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है बच्चे, रुई की डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी क्या बताती है हमें कि कितनी वॉल्यूम में उसका कितना मास है। तो मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, या मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। जनरली सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड से, और लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा गैस से होती है। तो सुनिए, यदि पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, क्लोज, तो डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि क्लोज आने से वॉल्यूम घट जाएगी, और वॉल्यूम घट जाएगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। यदि पार्टिकल दूर जाएंगे तो डेंसिटी घटेगी। कहने का मतलब ये है, यदि वॉल्यूम बढ़ेगी बच्चे तो डेंसिटी घटेगी, और वॉल्यूम यदि घटेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। अभी हमने कहा कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, तो फिर आइस पानी पे तैरती क्यों है। तो देखिए आइस में क्या होता है, जब पानी को हम फ्रीज करते हैं तो पानी का फॉर्मूला होता है बच्चे H2O। देखो H2O, H2O। तो इससे क्या क्या होता है, जब हम पानी को फ्रीज करते हैं तो पानी के अंदर ना वैकेंट स्पेस जनरेट हो जाते हैं। ये क्या जनरेट हो जाते हैं, वैकेंट स्पेस, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा होता है। इससे ना वाटर की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, वाटर एक्सपेंड करता है फ्रीज होने पर, इसलिए अब उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अरे सोचो बर्फ बनेगी तो उसके पार्टिकल दूर चले जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी घट गई, डेंसिटी घट गई तो बर्फ पानी पे तैरने लग जाती है। अच्छी बात है। अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है कि किसी सरफेस पे से जब लिक्विड के पार्टिकल एनर्जी को अब्जॉर्ब करके उड़ जाते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये कहलाता है इवेपोरेशन। क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। अब फैक्टर कौन से जो इवेपोरेशन को कोज करते हैं, पहला है यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बच्चे इवेपोरेशन बढ़ेगा। मतलब गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में नहीं सूखते, टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन फास्ट होती है। फिर दूसरा फैक्टर है बच्चे, सरफेस एरिया तुम इंक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज करेंगे। अब इसी कपड़े को यदि मैं ऐसे करके सुखाऊंगा, खोल कर, ऐसे खोल कर, तो ये जल्दी सूखेगा, क्यों, एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तीसरा फैक्टर है बच्चे विंड स्पीड, हवा की स्पीड। अब बोलो यदि मैं इस कपड़े को ऐसे लहराता रहूंगा, बोलोगे कि सर भी क्या करने लग गए, ऐसे ऐसे लहराता रहा तो जल्दी सूखेगा, क्यों, इसके साथ जो हवा है वो जो टकरा रही है वो स्पीडली टकरा रही है। तो इसका मतलब विंड स्पीड बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ेगी। चौथा है बच्चे ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। यदि एनवायरनमेंट में चिपचिपा सा मौसम है, ऐसे ह्यूमिडिटी टाइप कुछ है, तब इवेपोरेशन कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, इवेपोरेशन डिक्रीजेज। तो ये चार फैक्टर हैं, आप इनको याद कर लेंगे। व्हाई डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग। इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होती क्यों है, तो सुनो, मान लीजिए मेरा हाथ है ये इस तरह से, और यहाँ पर ये पानी पड़ा हुआ है, तो पानी को उड़ने के लिए क्या चाहिए बच्चे, एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। तो ये हीट कहाँ से लेगा बच्चे, सराउंडिंग में से। तो मेरे जो हाथ वगैरह इसमें से, मेरे हाथ में जो गर्मी है ना, हीट है, उसको ये पानी लेकर उड़ जाएगा, मेरा हाथ ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग इवेपोरेशन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड दे गेट इवेपोरेटेड, हेंस इट कॉजेज कूलिंग। तो चलिए,
वाई वाटर कैप्ट इन मटका रिमेन्स कूल, मटके में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि बच्चे मटके के अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस तरह से होल्स, और इनमें से पानी क्या होता रहता है? इवेपोरेट। और हमने अभी अभी पढ़ा इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इसलिए ऐसा है। डेजर्ट कूलर आर बेटर इन हॉट ड्राई डेज, जो हम कूलर यूज करते हैं वो गर्मियों के दिनों में, सूखे दिनों में यूज करने चाहिए, सूखे दिनों में, बारिश वाले दिन में नहीं। क्यों? क्योंकि यदि बारिश वाले दिन होंगे तो वहां पर ह्यूमिडिटी होगी, और ह्यूमिडिटी होगी तो बच्चे ह्यूमिडिटी में इवेपोरेशन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और यदि इवेपोरेशन नहीं होगी तो कूलिंग नहीं होगी, तो फिर कूलर लगाने का फायदा क्या? तो ड्राई डेज में इवेपोरेशन फास्ट होती है, तो इसलिए डेजर्ट कूलर को ड्राई डेज में हम यूज करते हैं। वायर अ पाम फील कूल ऑन पावरिंग एसीटोन इट, यदि हथेली पे मैं एसीटोन डालूंगा तो हमारी हथेली ना ठंडी होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि एसीटोन क्या करेगा? इवेपोरेट करेगा, और हमें पता है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। व्हाट आर वोलेटाइल सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस होते हैं वोलेटाइल? जो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चे? जो आसानी से इवेपोरेट, उड़ जाते हैं, वो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। जैसे ये एसीटोन उड़ जाता है आसानी से, पेट्रोल है आसानी से उड़ जाता है, तो ये कैसे सब्सटेंस है? वोलेटाइल सब्सटेंस। व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो सुनिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये लिक्विड ले लिया और इसको कर दिया मैंने बंद, तो बोलो लिक्विड इवेपोरेट होगा धीरे 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 धीरे, तो इवेपोरेट होगा तो ये यहाँ पर इसकी दीवारों के ऊपर क्या लगाएगा? प्रेशर। क्या लगाएगा? प्रेशर। और यही प्रेशर कहलाता है उस लिक्विड का वेपर प्रेशर। नाम से समझो ना, उस लिक्विड के वेपर्स के कारण जो प्रेशर है वो क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है। नवरत्न ऑयल कॉजेज कूलिंग। वाई? जब हम सिर में गर्मियों में जैसे ऑयल वगैरह, नवरत्न ऑयल वगैरह से मालिश करते हैं तो हमें ठंड सी लगने लग जाती है, कूलिंग होती है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन, वो जब नवरत्न ऑयल में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो इवेपोरेट होते हैं, उनके कारण कूलिंग होती है। नेल पॉलिश फील्स कूल, जब ज़्यादातर गर्ल्स जब नेल पॉलिश यूज़ करती हैं तो उनको ना ठंडी सी लगती है। वो क्यों? क्योंकि उसमें एक लिक्विड होता है वो इवेपोरेट होता रहता है, और हमने पढ़ लिया अभी अभी कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन के कारण क्या होती है बच्चे? कूलिंग होती है। क्लियर है भाई कहानी? हाँ जी सर। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है बच्चे? उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है। डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग। पार्टिकल ऑफ मैटर आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बच्चे। आपको बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होती है? सॉलिड में। लिक्विड में कम, गैस में उससे कम होती है। स्पेस होता है। उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चे। ठीक है। और क्या होता है? उनके अंदर डेंसिटी होती है बच्चे, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होती है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। अब हमारे पास मैंने आपको बोला कि दो और स्टेट हैं, एक है प्लाज्मा, ये फोर्थ स्टेट है बच्चे, एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये फिफ्थ स्टेट है। प्लाज्मा तब बनेगी जब आप किसी चीज को, गैस को बहुत गर्म करोगे, तो सुपर हीटेड गैसेज। क्या? सुपर हीटेड गैसेज। सुपर हीटेड गैसेज क्या बनाती हैं? प्लाज्मा। ठीक है। और जब सुपर कूलिंग कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं? सुपर कूलिंग, तब जो स्टेज आती है मैटर की वो कहलाती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या आती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो भाई ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से जो जनरली, रेयरली नहीं, जनरली पूछे जाते हैं बच्चों से। तो आप इनको तैयार कर लें, वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखें, शेयर करें दोस्तों के साथ। कैसा लगा वीडियो लेक्चर? गो टू कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो, ताकि हम आगे चलकर और वीडियोस आपके लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड लेकर आ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे हमारा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर।